हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित एंड आज हम लेकर आए हैं हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मैकेनिज्म है जो कि 11th और 12th दोनों में ही इस्तेमाल होता है। 11th में हमने शुरुआत देखी थी, 12th में हमने उसको डिटेल में पढ़ा और अब हम उसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि हम हमारे जेईई नीट वगैरह के क्वेश्चन जो हों उस बिहाफ पर अगर हों तो हम उनको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होती हैं उनका मैकेनिज्म, और ये सारी चीज़ें भी देखेंगे उसके अंदर कि भैया कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट दिखाएगा, कौन स्लो दिखाएगा, ये सारी चीज़ें। ओके, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो दिखाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाता है वो दिखाते हैं हमारे एल्काइल हैलाइड्स एंड जो हमारे एसिड डेरिवेटिव्स वगैरह होते हैं वो। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जैसे ये हो गया, एस्टर हो गए। ठीक है ना, तो ये सब, और एल्काइल हैलाइड RX हमने पढ़ा है, वेयर X इज हेलोजन होगा आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो एल्काइल हैलाइड और एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्क कैसे करता है। मेरे पास एल्काइल हैलाइड था, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। ये तो हमारी एल्काइल चेन हो गई, X ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया दूसरा। या फिर हम इसे कहें, क्योंकि देखो जब ये छोड़कर जाएगा तब वो इसके पास आएगा, इट मीन्स ये हो गया हमारा लीविंग ग्रुप जो इसको छोड़कर चला जाएगा। ठीक है ना, लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये लीविंग ग्रुप हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल भाई साहब, यहाँ आने की कोशिश करेंगे। जब न्यूक्लियोफाइल भाई साहब आएंगे तो फिर कौन जाएगा, तो हमारा जो लीविंग ग्रुप है X वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, आपका लीविंग ग्रुप Lg। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब रिएक्शन में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल था उसको लीव कर दिया, निकाल दिया, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल। अब यहाँ पर ये मुद्दा उठ के आता है, ये बात आती है कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लीव करेगा कौन नहीं करेगा। इट मीन्स, या फिर अगर कोई लीव करेगा भी, जगह छोड़ेगा भी न्यूक्लियोफाइल अपनी दूसरे को आने के लिए, तो वो रिएक्शन में फास्ट करेगा, स्लो करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास न्यूक्लियोफाइल कोई भी लगा हुआ है, मैं चलो छोड़ो, मेरे पास RF है। ठीक है, मैंने फ्लोरीन वाला ले लिया, एक न्यूक्लियोफाइल मेरे पास है। ठीक है, अब फाइनल प्रोडक्ट तो मुझे पता है R, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके जुड़ जाएगा, और फ्लोरीन जो है, ये फ्लोराइड आयन जो हो गया हमारा फ्लोरीन का, बाहर आ गया। अब ऐसे ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आयोडीन वाले के साथ कि भाई न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और आयोडीन को बाहर कर दिया। ठीक है, या आयोडाइड आयन आ गया। अब देखो दोनों ही केसेस में क्या हुआ, हेलोजन तो जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हुए हैं, मतलब रिप्लेस हुए हैं। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा तो वो बाहर निकल गए, सब्स्टिट्यूट कर गए। अब इन दोनों में से यहाँ पर रिएक्शन फास्ट कौन दिखाएगा, दोनों ने ही जगह छोड़ी है, इट मीन्स दोनों ही लिविंग ग्रुप है। अब फ्लोराइड आयन और आयोडाइड आयन, इनमें से कौन बेटर लिविंग ग्रुप है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको लिविंग ग्रुप चेक करना है कौन सा बेटर है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जितना वीक बेस होगा इज बेटर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप बेटर वो होगा जो वीक बेस होगा। और वीक बेस किसका बनता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका आयन होता है।
आपने पढ़ा था ना स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वीक बेस इन दोनों में से कौन बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा था दोनों में से, चलो ये बताओ। दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड देखो, अगर मैं देखूँ स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास HI, HBr, HCl और HF में अगर मैं देखूँ तो एसिडिक करेक्टर किसका ज़्यादा अच्छा होता है, HI का, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। जो सबसे अच्छा एसिड है उसका उतना ही वीक बेस बनेगा, तो वो क्या होगा, बेटर लीविंग ग्रुप। इट मीन्स आयोडाइड और फ्लोराइड में से कौन बेटर लीविंग ग्रुप है, आयोडीन वाला बेटर लीविंग ग्रुप। क्यों है भाई, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दोनों के ऊपर है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो होता है, जो जितना देखो आयोडीन, फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन में देखूँ सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का। नेगेटिव चार्ज बड़ा साइज होगा तो उस पर ईजिली स्टेबल है, और छोटे साइज पे और पहले इलेक्ट्रॉन से उस पर और नेगेटिव चार्ज आ गया तो वहाँ क्या हो जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो जितना स्टेबल होगा, ठीक है, तो वो उतना ही बेटर लीविंग ग्रुप कहलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया हमें कि कौन बेटर लीविंग ग्रुप है। अगर देखा जाए तो आयोडाइड वाला ज़्यादा अच्छा है, फिर ब्रोमाइड, फिर फ्लोराइड वाला लीविंग ग्रुप के बिहाफ पर अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतना ही फास्ट आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कि भैया बेटर लीविंग ग्रुप उतना बढ़िया रिएक्शन, उतना ही जल्दी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा देगा। ये चीज़ दिमाग में रख लेनी है बस लीविंग ग्रुप के बिहाफ पर। और वो कहाँ से डिसाइड करोगे आप, वीक बेस, या फिर आप यहाँ पे कह सकते थे भैया नेगेटिव चार्ज जिस पे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी कहानी मानी जाएगी। तो यहाँ पे जिसका साइज़ बड़ा है उनका ही हम फैक्टर देख सकते हैं कि भैया देखो कि अब देखो मैंने कहा साइज वाला फैक्टर ही क्यों लिया, बिकॉज ये जो है ये एक ग्रुप के अंदर आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ग्रुप के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ही सबसे ज़्यादा देखी जाती है, वो क्या देखी जाती है, साइज मैटर करता है जी यहाँ पर, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज बड़े साइज पे इजीली स्टेबल हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो लिविंग ग्रुप के बिहाफ पर हम पता लगा सके भैया कौन बेटर है कौन नहीं है। देखिए अब मेरे पास, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। अब मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल हैं 4, इनको आपको अरेंज करना है कि कौन सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होगा और कौन नहीं होगा, किसकी ज़्यादा अच्छी होगी लिविंग ग्रुप, ये बताओ। सिंपल वही चीज़ हमने बताई, जितना अच्छा वीकर बेस, जितना वीक बेस होगा या फिर जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएगा। अब अगर मैं यहाँ देखूँ इसको और इसको देख लेते हैं। अगर मैं एसिडिक बिहाफ पर देखूँ तो HCl, देखूँ तो J, और एसिडिक बिहाफ पर देखूँ तो ये। अब मुझे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, हमें पता है भैया ये आपके जो ऑर्गेनिक एसिड है आपका इथेनोइक एसिड, इससे ज़्यादा एसिडिक HCl होता है, ठीक है। तो इसका वीक बेस ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में ये वीक है, और अल्कोहल जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक से वीक होते हैं एसिड में, और ये तो अमोनिया तो होता ही बेस है, इस पे लोन पेयर होते हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा, वीक बेस कह ही नहीं सकते। तो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस है तो पुअर लिविंग ग्रुप बनेगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेटर लिविंग ग्रुप, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। तो इट मीन्स Cl माइनस जो है सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उससे कम ये, उससे वीक ये, और सबसे वीक NH2 माइनस हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब इनमें बताओ कौन सबसे अच्छा होगा। देखो वही एसिड बनाते चलो, ठीक है, ये और ये और ये। कार्बोक्सिलिक से बेटर सल्फोनिक वाले, और सल्फोनिक मिथाइल के साथ और जब फ्लोरीन लगे हों, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट है, 3 फ्लोरीन है, सल्फोनिक एसिड बन रहा है हमारा। अब सबसे ज़्यादा -I है तो उतना ज़्यादा क्या होता है एसिडिक करेक्टर। यहाँ पे -I कम है
प्लस आई थोड़ा ज़्यादा, यहाँ और प्लस आई है, यहाँ तो अल्कोहल आ गए जो है कार्बोक्सिलिक से वीक एसिड होते हैं। तो सबसे अच्छा एसिड ये, उससे वीक ये, उससे वीक ये, सबसे वीक ये। तो जितना अच्छा एसिड उतना ही वीक बेस और बेटर लिविंग ग्रुप। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल में अगर कहूँ मैं, बेटर लिविंग ग्रुप में अगर मैं कहूँ, ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा ये है, पुअर लिविंग ग्रुप ये है हमारा। ठीक है, अब कहानी समझ में आ रही है कि भैया हम कहाँ से पता लगाएंगे कि बेटर लिविंग ग्रुप है या पुअर लिविंग ग्रुप है। तो आप वो इस बिहाफ पर पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाए, कहीं पे ये हो और कहीं पर ये हो करके ये हो जाए, तो इन दोनों में से कौन बेटर लिविंग ग्रुप है? तो आप देख लेना जी, ये वाला। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर माइनस आई एज कंपेयर टू इसके, सॉरी इसके ये ज़्यादा होगा, माइनस आई ज़्यादा होगा, एसिडिक करेक्टर ज़्यादा दिखाएगा। रेजोनेंस तो दोनों में है ही, रेजोनेंस तो दोनों में है ही। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर आ गया माइनस आई यहाँ पर ज़्यादा एज कंपेयर टू इसके, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। मोर एसिडिक का मतलब बेटर लिविंग ग्रुप कहलाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर मैं पूछूं H2O और अमोनिया में, सिंपल है, आपको पता है बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा इन दोनों में। ये तो बेसिक करेक्टर शो करेगा, ये एसिडिक करेक्टर शो करेगा, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है। तो अब बहुत ही आसान हो गया होगा कि लिविंग ग्रुप कैसे पता लगाना है कि कौन सा बेटर है कौन सा पुअर है। ठीक है, अब इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे दो इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, जिसमें आता है हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। इट मीन्स SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। हालांकि मैंने SN1 और SN2 के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर भी आप जाकर के उसको देख सकते हैं, बट फिर भी मैं ब्रह्मास्त्र हमारी जो सीरीज चल रही है इसके अंदर आपको और डिटेल में वो चीज़ें समझाऊँ। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको शुरू में पहले एक बात कही थी कि भैया कार्बोक्सिलिक और एल्काइल हैलाइड शो करते हैं हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैं फटाफट से आपको एक बार कार्बोक्सिलिक वालों का मैकेनिज्म दिखा देता हूँ कि ये आखिर कैसे काम करते हैं। देखिए, अब मैकेनिज्म ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं हमारे, इनके लिए हम क्या देखेंगे, जैसे कि ये है मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, देन अब इसके ऊपर ये अटैक करेगा तो क्या होगा, ये जो है ये यहाँ ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। बाद में क्या होगा, अब ये भाई साहब वापस आएंगे, ठीक है, और ये जो Z होगा यहाँ से लीव कर जाएगा, चला जाएगा जी। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म किसके अंदर हो जाता है, एसिड डेरिवेटिव्स में। अगर एसिड डेरिवेटिव्स में आपको आ जाए, ऑर्डर लगाइए, तो मैं देखूँ तो जो एसिड क्लोराइड्स हैं आपके सबसे बेटर लिविंग ग्रुप हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छे एसिड होते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके जो एनहाइड्रेट्स होते हैं वो, उसके बाद आप देखेंगे आपके एस्टर्स, और उनसे वीक आप देखेंगे आपके अमाइड्स। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करेंगे और ये एसिडिक ज़्यादा होते हैं। तो लिविंग ग्रुप के बिहाफ पर देखा जाए तो ये सबसे अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि लिविंग ग्रुप का पता कैसे लगाना है, कौन अच्छे तरीके से लीव कर जाएगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में। अब हम करने वाले हैं हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ SN1 रिएक्शन क्या होता है। ओके, देखिए अब हम करने वाले हैं हमारा SN1 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये, 1 का मीन्स क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप कंप्लीशन है, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। ठीक है, अब ये 2 मेन चीज़ें हैं। अब इसके बाद अभी और भी हम इसके अंदर चीज़ें निकालेंगे, बट उससे पहले अब समझ लेते हैं आखिर ये वर्क कैसे करती है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को इस पर अटैक कराना है। सबसे पहले क्या होगा, ये इसको लीव करना पड़ेगा। जैसे ही ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, ये लीव करेगा, लीव करते ही ये क्या बन जाएगा,
लीव करते ही ये बन जाएगा कार्बोकटायन। अब इंटरमीडिएट स्टेट क्या है ये हमारी, ये है कार्बोकटायन फॉर्मेशन। अब कार्बोकटायन फॉर्मेशन इज अ इंटरमीडिएट स्टेट, DSS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कार्बोकटायन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, Cl माइनस निकल चुका है। ठीक है, कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो चुकी है। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इस पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। इट मीन्स रिएक्शन फॉलो करेगी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के बिहाफ पर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब भैया इस पे पॉजिटिव चार्ज आ ही चुका है, तो ईजीली और बहुत ही प्यार से जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा पॉजिटिव वाले पे अटैक करेगा और फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर आकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया इन भाई साहब के साथ। अब रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ, दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल गया। ठीक है, और कार्बोकटायन फॉर्मेशन हुई इंटरमीडिएट स्टेप में, इसलिए रिएक्टिविटी जो है रिएक्शन की, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगी, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे। और कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कई बार पढ़ लिया है कि कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इट मीन्स आपके पास ये टर्शियरी हैलाइड है, ये सबसे फास्ट रिएक्शन दिखाएगा। अगर आपके पास होता सेकेंडरी हैलाइड, ये स्लो दिखाता, प्राइमरी वाला और भी स्लो दिखाता। सेकेंडरी या प्राइमरी, और सबसे फास्ट कौन दिखा रहा है, टर्शियरी वाला। इट मीन्स SN1 रिएक्शन के लिए अगर कभी आ जाए कि भैया कौन फास्ट रिएक्शन दिखाएगा, तो आप वहाँ पे टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर देख करके उनको ईजिली अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीज़ 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप तो हुआ हमारा कार्बोकटायन फॉर्मेशन, दूसरा हुआ न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो ये 2 स्टेप कंप्लीशन है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, या फिर जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड करेगा सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर। सबस्ट्रेट कौन था हमारा, जिसके ऊपर अटैक करा। इट मीन्स दिस इज योर सबस्ट्रेट, CH3 थ्राइस CCl इज योर सबस्ट्रेट। तो रिएक्शन डिपेंड सिर्फ एक के ऊपर कर रही है, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, रिएजेंट के ऊपर मतलब डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। और कैसा इसके लिए मीडियम चाहिए, इसके लिए हमें कैसा सॉल्वेंट चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो प्रोटोन दे। अब प्रोटोन भाई साहब कौन देंगे, जैसे कि आपका H2O, HCl वगैरह ये जो हो गए, जो प्रोटोन डोनेट कर सकते हैं, H निकाल सकते हैं, H+ आयन हमारे पास, वो हो गए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसके अंदर इनको होगा तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। तो ये हमारा SN1 रिएक्शन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक केस और कराता हूँ। एक केस के क्या है, पहली चीज़ ये ध्यान रखना, जहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट में कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो रही है, वहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर कंपाउंड ऐसा है कि रीअरेंजमेंट हो सके तो रीअरेंजमेंट हो जाएगी वहाँ पर। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, अब मैं आपको एक ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचिए। देखो, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि यहाँ से लीविंग ग्रुप जनरेट होगा, और ये लीविंग ग्रुप ये रहा, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या यहाँ पर, कि देखो पहले केस में क्या होगा, Cl हट जाएगा तो कार्बोकटायन फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। ठीक है, अब कार्बोकटायन बना, तो मैं कह रहा हूँ ये तो है सेकेंडरी, और अगर ये मिथाइल जो है ये शिफ्ट हो जाए इधर, तो जो इधर कार्बोकटायन बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो कार्बोकटायन बन जाएगा आपका ये वाला, टर्शरी वाला बन जाएगा। ठीक है ना। अब मुझे पता है टर्शरी मोर स्टेबल है सेकेंडरी वाले से कार्बोकटायन में, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गई, रीअरेंजमेंट हो गई है। ठीक है, शिफ्टिंग हो गई है। अब यहाँ पर आकर के कौन अटैक कर देगा, हमारा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जो भाई साहब है ये अटैक कर देंगे, ऐसा हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि भैया इस पे लोन पेयर थे, ये अटैक कर देगा। अब हमें पता है ये तो छोड़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके निकलने के बाद? अपने को पता है ये बनेगा कुछ धमाकेदार सा। ये लो जी, बन गया आपका प्रोडक्ट। दिस इज योर प्रोडक्ट। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर हो गई कि भैया कैसे करना है क्वेश्चन आपको। रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन अगर इंटरमीडिएट स्टेट में है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये है हमारा SN1 रिएक्शन का पार्ट। अब इसके अंदर ये चीज़ भी देख लो कि आपके पास HI, HBr, HCl, HF मैंने बताया था, अगर ये सब जुड़े हुए हैं, इनमें से कोई एसिडिक मीडियम है तो कौन बेटर लिविंग ग्रुप होगा? जो जितना अच्छा एसिड है, इट मीन्स HI वाला बेटर लिविंग ग्रुप जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हमें ये कैसे करना है। अब इसके अंदर एक छोटा सा और क्वेश्चन या एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ सकता है कि क्या ये रेजमिक मिक्सचर बनाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड है, ठीक है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, चारों डिफरेंट एटम लगे हुए हैं, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं? इस केस में आपके पास एक वो है कि देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है तो प्रोडक्ट तो आप सिंपल लगाओगे कि जी यही प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। न्यूक्लियोफाइल भाई साहब अटैक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये बन जाएगा ऐसा। तो अब ये जो होगा ये ऐसा बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में। क्यों? क्योंकि ये भी क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसको मैंने इस फॉर्म में डाल दिया। इसका दूसरा भी बना लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो आपके पास ये वाला फॉर्मेट है, यहाँ पर आपका H आ जाए और यहाँ पे सॉरी डैश 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 न्यूक्लियोफाइल आपका लग जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई ये कहानी। अब ये दोनों क्या बन रहे हैं? इनैंशोमर्स। इनैंशोमर्स का मिक्सचर क्या बनाता है? रेजमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। रेजमिक मिक्सचर बनेगा जी अगर कब बनेगा? जब बनेगा ये, जब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट हो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, देन SN1 में आपका रेजमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी सी कहानी मेरी थी जुबानी। अब हम अगला इसमें अपना पार्ट करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसी का अगला भाई SN1 का दूसरा जोड़ीदार SN2 रिएक्शन। देखिए अब हम कर रहे हैं SN2 रिएक्शन। SN2 वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा, अब जैसे 1 में था हमारा फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे 2 है तो इट मीन्स ये हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और 1 स्टेप कंप्लीशन है। वो थी 2 स्टेप में कंप्लीट। देखो फर्स्ट ऑर्डर वाली 2 स्टेप में और जो सेकेंड ऑर्डर वाली है वो 1 स्टेप में, 1 स्टेप कंप्लीशन। ठीक है ना। अब इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे पास मान लीजिए ये है, ठीक है, Cl, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा? इस पर अटैक करा। यही इंपॉर्टेंट गेम है सारी। दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक अपना पार्ट दिखाएंगे। अब एक कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो जनाब एक को तो लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा यहाँ साथ। ये भाई साहब छोड़ेंगे और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इधर आकर के OH भाई साहब लग गए तो इधर H H H बाहर निकल गया हमारा Cl नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो था ये इंटरमीडिएट है हमारा। अब इसके अंदर देखो ये जो स्टेप है, सीधा इसमें क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके सीधा प्रोडक्ट बना दिया। तो 1 स्टेप में कंप्लीशन, इस स्टेप को काउंट नहीं करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट हो गया है हमारा। ठीक है, तो वो मेन स्टेट प्रोडक्ट बन गया, तो 1 स्टेप कंप्लीशन। दूसरी खास बात क्या है? यहाँ पर नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है यहाँ पर। दैट्स वाई SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो रिएक्शंस होंगी उनमें रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा था कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, दैट्स वाई रीअरेंजमेंट SN2 में पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है। अच्छा, जैसे वहाँ पर वो मीडियम कैसा था, प्रोटिक, यहाँ होगा अप्रोटिक। अप्रोटिक मीन्स जो H+ नहीं देते, जैसे आपका DMSO डाई मिथाइल सल्फोनिक एसिड जो होते हैं, ये आपके H+ आयन रिलीज नहीं करेंगे, तो यहाँ मीडियम कैसा हो गया, अप्रोटिक। अच्छा, अब यहाँ पर मेन फैक्टर क्या हो गया, देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये छोटे छोटे H थे, OH को एंट्री मारनी थी, Cl को हटाना था, तो इसने क्या करा, पहले OH को एंट्री कराई पीछे वाले रास्ते से। OH ने जब एंट्री कर ली तो उन्होंने कहा जा, मुझे ज़रूरत नहीं तेरी, क्योंकि 5 बॉन्ड तो होते नहीं इनके। इनने कहा भैया मेरा तो पेट भर गया, अब तू दफ़ा हो जाए। उन्होंने Cl को वहाँ से निकाल दिया। तो ये बैक साइड से इसने एंट्री मार करके हीरो बन करके ये यहाँ जुड़ गया और उसको Cl को यहाँ से दफ़ा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मुद्दा है, सारा मुद्दा इनका है। जैसे जैसे ये ग्रुप बल्की होता जाएगा वैसे वैसे बैक एंड से आना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर यहाँ ऐसे यूज़ कर लूँ इसको, तो इसके कंपैरिजन में मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन कंपैरिजन में बड़ा है, तो OH का पीछे अटैक करना थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह ये यूज़ कर लूँ, ये और बल्कि हो गया। अगर मैं तीसरे में ये यूज़ कर लूँ, ये और बल्कि हो गया। तो अब OH को पीछे से अटैक करने के लिए जगह मिलेगी नहीं। इट मीन स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक हिंड्रेंस इसमें इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ OH पीछे से अटैक कर ही नहीं पाएगा। इट मीन्स जितना स्टीरिक फैक्टर कम होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस भीड़ भाड़ कम होगी, उतना फास्ट वो SN2 दिखाएगा, और जितना ज़्यादा होगी उतना ही कम दिखाएगा। तो यहाँ पे सबसे फास्ट कौन दिखाएगा, ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये। इट मीन्स एक तरह से मैं देखूँ प्राइमरी हैलाइड जो है वो फास्ट दिखा रहे हैं, सेकेंडरी वाले कम और टर्शियरी वाले सबसे कम। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का हो जाता है हमारा SN2 मैकेनिज्म का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वहाँ था टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे SN2 मैकेनिज्म के अंदर वाली चीज़। अब ये हमारा SN1 और SN2 यहाँ पर हमने समझ लिया कि भैया कौन फास्ट दिखाएगा, कौन स्लो दिखाएगा। बल्कि ग्रुप होगा तो SN2 वाले कम दिखाएंगे, SN1 वाले ज़्यादा दिखाएंगे। SN1 में रीअरेंजमेंट होती है, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप ये देख सकते हैं कि ये भाई साहब जो OH थे, ये बैक साइड से आके एंट्री मारी। प्रोडक्ट अब में क्या हुआ, जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, इन्वर्ट हो गई, जहाँ पर हमारा पहले हैलाइड लगा हुआ था। और जबकि आपने अगर SN1 में देखा, अभी SN1 में क्या था कि जहाँ से उसने लीव करा था, ठीक है, वहीं पे न्यूक्लियोफाइल वापस आकर के लगा था। इट मीन्स इस चीज़ को क्या कहते हैं, जब अपोजिट साइड से ऐसे आकर के लग रहा है प्रोडक्ट, तो इसको कहेंगे हम इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन, इन्वर्ट मतलब उल्टी जगह से। और जब जहाँ से लीव करा वहीं पे आकर अटैक करा, उसे कहते हैं रिटेंशन। रिटेन करना अपनी जगह को, वापस गेन करना सेम पोजीशन को। तो जो आपका SN2 है, एक तरह से एक परसेंटेज में देखें हम तो वो 60% जो है वो इन्वर्जन दिखाता है, 40% रिटेंशन दिखाता है। ठीक है, और वहीं अगर मैं देखूं SN1 वाले 60% रिटेंशन दिखाते हैं और 40% इन्वर्जन दिखाते हैं। हालांकि ये जो रेशियो है 60 से 80 हो सकता है, दोनों ही तरफ, कोई वो नहीं है, सिर्फ इन्वर्जन और रिटेंशन। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने SN1 SN2 पढ़ा और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन फास्ट दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, ये भी हमने सीखा। अब मैं आपको एक छोटे से उसमें समराइज़ कर देता हूँ कि आप कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, देखिए अब हम करने वाले हैं कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कहाँ कहाँ देखते हैं। आप देखते हैं हेलोजन एक्सचेंज के अंदर। हेलोजन एक्सचेंज बोले तो क्या, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जैसी ये हमने देखा जी, हमारे पास एल्केलाइड RCl था। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए, इसमें NaIN एसीटोन मैंने इसको डाला तो क्या हुआ, RI बन गया, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर गया और NaCl निकल गया। इस रिएक्शन का फेमस नाम आपने सुना भी होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखा नहीं देखा, आपके हेलो एल्केन एंड हेलोरीन में आपने देखा होगा। ऐसे हमारे पास जब RCl हमें
फ्लोराइड वाला अगर चाहिए हो तो हम AgF करके हीट करते हैं इसको और RF बनाता है और वो रिएक्शन होती है हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज की ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। और AgCl निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट। दूसरा आप देखते होंगे एल्कोहल्स फॉर्मेशन में, जैसे हाइड्रोलिसिस जब आप देखते हैं तब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जैसे कि मेरे पास ये था एल्काइल हैलाइड था, मैंने इसमें क्या डाला, एक्वस KOH डाल दिया, एक्वस KOH डाला तो यहाँ पे OH जो है Cl को हटाएगा और ROH बना देगा, KCl निकल गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। देखिए अब जो आपके प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, ठीक है। और वहीं आपका अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड हुआ वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इट मीन्स अगर मैं आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, ठीक है ना, और मैं इसको स्ट्रॉन्ग बेस जैसे एक्वस KOH हुआ, NaOH हुआ, जैसे भी मैंने यहाँ पे करा एक्वस KOH तो Cl हटा OH लग गया, लेकिन अगर ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड में हुआ तो वो भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ से KCl भी निकालेंगे और वाटर भी निकाल देंगे, मतलब एलिमिनेशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन की जगह, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा जी, ठीक है, ये बन जाएगा, मतलब CH3 ये मिथाइल ग्रुप CH2 और ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी हो तो स्ट्रॉन्ग बेस सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, अगर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में स्ट्रॉन्ग बेस आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। अच्छा और भी रिएक्शन है हमारे पास, जैसे कि मैं आपको एक और रिएक्शन बताता हूँ। आपने विलियमसन सिंथेसिस ईथर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, विलियमसन सिंथेसिस, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल है। कैसे है, उसमें क्या होता था, RX और RONA मेरे पास है, ठीक है, तो क्या बन जाता था, यहाँ से जो OR वाला पार्ट है नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता था और ये लीव करता था, तो क्या बन जाता था, ROR और NaX निकल जाया करता था, ठीक है। तो ये आपका ईथर बन जाता था विलियमसन सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा KCN वाला, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड वाला, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स में, ठीक है। अब इसमें आप RX में जब KCN डालते थे तो क्या बनता था, RCN बन जाता था, ठीक है, और आपका KX बाहर। यहीं आप अगर इसमें AgCN यूज़ करते थे तो आपका RNC मतलब आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाता था और AgX बाहर हो जाता था। अब आप कहेंगे जी यहाँ पे AgCN का रीज़न क्या था, ये कोवलेंट बॉन्डेड है और ये जो है ये आयनिक है। आयनिक वाले के अंदर CN स्ट्रॉन्ग बेस है एक तरह से, ये अटैक करेगा C वाले पार्ट से, और यहाँ पे AgCN में वीक है, ये कोवलेंट बॉन्डेड है तो ये N वाले पार्ट से अटैक करेगा, ठीक है। इस तरह का आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। आप नाइट्रो वाला सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं, नाइट्रो वाला सब्स्टिट्यूशन भी आपको बता देते हैं। इसमें क्या होता था, आपका RX है, आपने डाला KNO2 तो बनाया करता था RONO, और आप यहाँ डालते थे AgNO2 तो बनाता था RNO2, ठीक है। ये फ़र्क सिर्फ लिंकेज का फ़र्क आ जाता था, ये अगेन आयनिक ही है और ये अगेन आपका कोवलेंट बॉन्डेड ही है। तो मोर जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पार्ट में आयनिक में O से बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो गई। तो ये सारे रिएक्शन जो आप पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स में, ईथर्स में, आपका साइनाइड वाला पार्ट हेलो एल्केन और हेलोरीन वाले पार्ट में ही है ये, तो ये सब के सब टाइप किसके हैं, हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया। तो हमें आइडिया लग गया कहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रखता है, और आपको पता भी लग गया कि भैया लीविंग ग्रुप कैसे पहचानते कि कौन किसको कितना फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म SN1 SN2 हमने सारा कंप्लीट कर लिया इसी के अंदर ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो हमारा लाने वाले हैं, किस टॉपिक के ऊपर लाएंगे, अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो आप हर एक चैप्टर के एंड में ज़रूर देखते हैं,
ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है। बट बच्चा लोग आप अपने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने बेसिक्स के लिए, हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, प्रीवियस मैकेनिज्म जो है उनको ज़रूर देखिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और सब में फैला दो। जैसे ये कोरोना फैलता जा रहा है ना, अब इसको कंट्रोल कर रहे हैं, पर कोरोना को नहीं फैलाना, हाँ आपको अवेयरनेस फैलानी है, नॉलेज फैलानी है, जो इस वक्त सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चा लोग घर पे बैठे हैं, खाली नहीं बैठना, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, जो दिक्कतें आए वो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।